एक 1,500 किलोमीटर दूर बैठी हुई यूनिट को ही क्यों चुना गया? ऐसी क्या खासियत थी आपकी यूनिट के पास में? जैसे आर्टिलरी में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन काफ़ी आधुनिक इक्विपमेंट आ रहा है, तो हमारे पास भी एक आधुनिक प्रकार का है जिसकी मारक क्षमता तकरीबन कि जब हमने फायर खोला तो उसकी गूंज ऐसी थी कि पूरी वैली हिल गई। द echo also came back 5 times and the dust it kicked up, cordite burning, the shock effect जो गन का आता है हो गया शुरू। टकाटक गोले जाने लगे, फिर आवाज आई मुझे समवेयर राइट साइड पे तकरीबन 100-150 मीटर पे धम 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 गोले गिरे। ओह, सीबी काउंटर बम्बार्डमेंट आ गया उनका दुश्मन का। तो उनका काउंटर बम्बार्डमेंट आ रहा था, वो किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा था? 30 to 40 सेकंड में एक वॉली आ रही, 4-5-6 गोले गिरे, तो दम 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 5 से 6 गोले कम से कम आपके आसपास कहीं गिरेंगे। हमारे आसपास गोले गिर रहे थे। अच्छी चीज़ ये है कि हमारे बिल्कुल डायरेक्ट हिट कोई गोला नहीं हुआ। आसपास मतलब तकरीबन 50 मीटर दूर भी गोले गिरे हमसे। और हमने जब फाइनली 50 मीटर फ्लैश, जब आप गोला गिरता है आर्टिलरी का तो उसका फ्लैश दिखाई देता है जमीन और ज़मीन हिलती है, एंड इट इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग। 6 मई को तकरीबन शाम 7 बजे मुझे कॉल आया कि मैं जिन टारगेट्स पर फायर करूंगा मेरे गोले 1:05 पे टारगेट हिट करते थे। चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे बाकी आर्टिलरी हो, चाहे मेरी यूनिट हो, तो जितने भी टारगेट्स एंगेज होंगे ये सब टारगेट 1:05 पे टारगेट हिट हिट हो जाए। एंड आपका शायद जो टारगेट था उसमें से एक टारगेट तो अंडरग्राउंड था। एक टारगेट जो कैंप था उसके अंदर कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड थे, कुछ पोर्शन ओवरग्राउंड थे, और एक टारगेट था जो एक तकरीबन बिल्डिंग जैसा था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट एक ब्रॉड फ्रेमवर्क कि आपने अपने टारगेट को कैसे एनालाइज किया। सैटेलाइट इमेज को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट सनलाइट की एक्सपोजर से, डिफरेंट टाइम ऑफ द डे में देखते हैं कि लगता है ये जो है बिल्डिंग, यहाँ ये खाना खाते, लगता है ये वाली जो बिल्डिंग है यहाँ पे ये रात को सोते हैं। तो हमें पता है कि अगर दीवार इसकी कंक्रीट की भी है, छत स्टील की है, तो इसके अंदर गोला डालना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। वो अंदर जब गोला फटेगा तो अंदर जितने भी लोग हों उनको न्यूट्रलाइज करेगा। फायर असॉल्ट 7 को स्टार्ट हुआ तो तकरीबन 22 मिनट का फायर असॉल्ट था जिसमें हम दुश्मन को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। अब आज देखता हूं तो बड़ा गर्व होता है, एक भी जवान के पैर नहीं कांपे। या यस। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज भी ऑपरेशन सिंदूर के इस सीरीज़ में हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेकर के आ रहे हैं, और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कर्नल कुशाक लांबा, वीर चक्रा ऑफ द आर्टिलरी रेजिमेंट। कर्नल कुशाक लांबा इस वक्त भी इंडियन आर्मी के एक स्पेशलाइज्ड आर्टिलरी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हैं, और आई थिंक कमांडिंग ऑफिसर्स का इंडियन आर्मी के अंदर एक बहुत ही स्पेशल स्टेटस एंड रोल है। वी रियली रिस्पेक्ट ऑल द सीनियर ऑफिसर्स जो सीनियर रैंक्स में हैं, लेकिन एक जो रोल एक कमांडिंग ऑफिसर का है अपने यूनिट को मोटिवेट करके उनको लेके चलने का, वो और कोई नहीं निभा सकता है। सो इसलिए वी फील वेरी ऑनर्ड दैट वी हैव अ सर्विंग कमांडिंग ऑफिसर एंड दैट टू एक वीर चक्र अवॉर्डी टुडे विथ अस ऑन द शो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक 9 टारगेट्स का एक लिस्ट डीक्लासीफाई हुआ था, उनमें से 2 टारगेट्स इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, इनकी यूनिट ने। एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव कर्नल कुशाक लांबा विद अस टुडे। सो इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे एक कमांडिंग ऑफिसर को जब टास्क मिलता है और उनको किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करना होता है, येट वो पूरे यूनिट को लेकर के सरप्राइज मेंटेन करते हुए, सीक्रेसी मेंटेन करते हुए मोबिलाइज करते हैं। आई रियली लव्ड माई इंट्रैक्शन विद कर्नल कुशाक, वीर चक्रा, एंड आई एम श्योर आप लोग को भी मजा आएगा। So Jain, Kushank, and welcome to our show and such a honor हमारे लिए एक्चुअली बहुत खुशी की बात है कि इंडियन आर्मी के आज एक सर्विंग कमांडिंग ऑफिसर बहुत ही स्पेशल होते हैं, और कमांडिंग ऑफिसर हमारे शो में है। और
ऐसे ही कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं, एक कमांडिंग ऑफिसर जिनको अभी ऑप सिंदूर के बाद वीर चक्र से नवाजा गया है। सो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वेलकम सो मच या कुशांक, थैंक यू वेरी मच प्लेजर सर। टू हैव यू हियर। एक्चुअली हम दोनों को बड़ा दुख होता है कि जब तक सर्विस में थे तो ऑपरेशंस तो किए, बट इंसर्जेंसी वाले थे, काउंटर इंसर्जेंसी सीआई वगैरह में इस तरह का मौका नहीं मिला। एंड बड़ा गर्व होता है जब आप जैसे लोगों से मिलते हैं ना, एंड वो पूरी फ्लैशबैक में एक बार सुनते हैं तो लगता है कि यार कितनी, सो वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू थैंक यू एंड सर, योर रेजिमेंट, योर बटालियन, सो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। सो कुशांक, आपने अभी बताया कि आप हमारे चैनल तो देखते नहीं हैं। मैं कम देखता हूँ सर, मुझे मौका नहीं मिलता अभी। बीइंग अ कमांडिंग ऑफिसर यस, जनरली यूट्यूब स्क्रॉल करने का टाइम नहीं मिलता। दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू मेक एक्चुअली। कमांडिंग ऑफिसर के लिए ये सब के लिए टाइम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मिलता भी नहीं सर। सो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हम सब के लिए तो अलग अलग तरह से अनफोल्ड हुआ। आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर कैसे अनफोल्ड हुआ, एज यू सॉ इट, आपकी आंखों से? तो सर मेरे लिए इट स्टार्टेड ऑन 22nd of April after the Pahalgam attack, and after this terrorist attack as a commanding officer मेरा anticipation ये था कि this can escalate, the things can go ahead. With that anticipation in mind, कुछ ना कुछ लेवल की जो प्रिपरेशन एक यूनिट को करनी होती है, एक कमांडिंग ऑफिसर को अपनी यूनिट को तैयार करना होता है कि अगर मुझे मोबिलाइजेशन के आदेश मिलते हैं या किसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है या इस टाइप का कुछ भी एस्केलेशन होता है, तो मेरी यूनिट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या तैयारी की ज़रूरत है, रफली 22-23 के आसपास वो हमने स्टार्ट कर दी थी। दिस वॉज प्योरली एंटिसिपेटरी। अभी तक कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं, बट Nothing. आपने शुरू कर दिया। बट कुछ ना कुछ हमने अपने आप को एक, जिसे कहते हैं कि एक वन नॉच अप लेवल ऑफ हाई अलर्ट में हम अपने आप को खुद ही ले गए थे। देयर वाज नो फॉर्मल ऑर्डर, नथिंग वाज देयर, बट एक रिव्यू करना हमने शुरू कर दिया था कि प्रिपरेशन कैसी है, मूव करना पड़ा तो क्या ज़रूरत है, गाड़ियाँ सारी सर्विसेबल हैं, गन्स सारी सर्विसेबल हैं। तो ये छोटी छोटी हरकतें जो यूनिट नॉर्मली करती भी है। मेरी को फाइनल जो व्हेन इट स्टार्टेड फॉर मी वाज मे बी 25th, व्हेन माय सीनियर्स इन द हायरार्की दे गेव मी एन ऑर्डर के आप 24 आवर्स टू 48 आवर्स में आपको मोबिलाइज किया जा सकता है। एंड साथ ही साथ डायरेक्टिव ऑल्सो मैंशन वेरी वेरी हाई नेसेसिटी फॉर मेंटेनिंग ऑपरेशनल सीक्रेसी, एंड इट वाज टोल्ड कि आई कैन नॉट डाइवल्ज दिस इंफॉर्मेशन टू एनीबडी एल्स। अच्छा, लेकिन आप, जितनी हमारी नॉलेज है, आपकी जो यूनिट थी वो जहाँ पर ऑप सिंदूर हुआ या ऑपरेशनल एरिया था वहाँ से लगभग 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर थी। तो जो आप तैयारी कर रहे थे, आपको अंदाज़ा था कि कहाँ किस तरह से मूवमेंट होगा, किस इलाके में होगा? नहीं, मतलब ये राइट है कि यूनिट काफ़ी दूर थी, बट ये एंटिसिपेशन नहीं था बिल्कुल भी कि मोबिलाइज होंगे तो कहाँ जाएंगे। ये बताया भी गया था कि अभी नहीं बता सकते कि कहाँ जाएंगे, बट यू मे मोबिलाइज विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। अब लाइक एनी गुड यूनिट व्हाट वी डिड वाज कि अगर हमें रोड से मूव करना पड़ता है तो मुझे कैसी तैयारी करनी है, अगर मुझे ट्रेन से मूव करना है तो मुझे कैसी तैयारी करनी है, और अगर मुझे बाय एयर भी मूव करना है तो मुझे कैसी तैयारी करनी है। सो तीनों वर्टिकल में वी स्टार्टेड आवर प्रिपरेशन लाइक एनी अदर गुड यूनिट वुड डू। एंड ये सबसे बड़ा चैलेंज इसमें था कि बताया गया कि बिकॉज ऑफ सीक्रेसी इन्वॉल्व आई कैन नॉट टेल इट टू एनीबडी। आप किसी को नहीं बता सकते। किसी को नहीं, अकेला प्रेशर वो कमांडिंग ऑफिसर के ही कंधों पे रहेगा। आई कैन नॉट टेल इट टू एनीबडी, आई कैन नॉट सीक एडवाइस, आई कैन नॉट आई मीन मैं ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर सकता इसे, मुझे अकेले ही सोचना है, अकेले ही बनाना है और अकेले ही इस पर डिसीजन भी देना है। तो दैट वाज वन इशू, बिग इशू, बिग इशू। दैट्स अ बिग इशू। इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर टू द ब्रेन। ऐसे टाइम में थोड़ा दिमाग को काम करने के लिए बहुत ताकत लगती है। अब हमने तैयारी जो शुरू की, जिस तरीके से इसको धीरे धीरे हम प्लान करते रहे, तो मैंने एक छोटा सा अब यूनिट। बट आपने यूनिट में जो तैयारी कराई, अब आपने कुछ तो बोला होगा लोगों को, मैं सेकंड इन कमांड को, एडजुटेंट को कुछ तो आदेश दूंगा। तो उसके लिए अब नाउ डाइकोटॉमी ये थी कि मैं इन्हें बता नहीं सकता कि मेरे को ऑर्डर क्या मिले, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी यूनिट A1 परफेक्ट शेप में हो किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए। तो इस डाइकोटॉमी को सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा रूल्स बनाया। मैंने बोला कि एक बहुत सीनियर ऑफिसर हमारी यूनिट को विजिट करना चाहते हैं, और वो जब आएंगे तो वो यूनिट को जैसे नॉर्मली देखते हैं कि भाई कहाँ पे ब्रीफिंग होगी, कहाँ पे ट्रेनिंग होगी, ये सब नहीं देखना चाहते वो। ही वॉन्ट्स टू सी हाउ वेल डू वी कैरी आउट अ मोबिलाइजेशन।
एंड जैसे कि हम अपनी मोबिलाइजेशन प्रैक्टिस हर महीने एक बार करते थे, आई सेड डोंट वरी अबाउट इट, हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग एरिया में ले जाके रेजिमेंट को खड़ा कर देंगे और उनको वहीं पे रिव्यू करवाएंगे, और जिस भी अपॉइंटमेंट को, चाहे वो एनसीओ हो, जेसीओ हो, ऑफिसर हो, वो ब्रीफिंग वहीं पे देगा अपनी। एंड ये चीज़ मैंने इमीडिएटली ऑर्डर पास कर दी कि आई वांट टू सी फर्स्ट प्रैक्टिस फॉर दिस इन नेक्स्ट 6 आवर्स, 6 घंटे में? 6 घंटे में। तो एकदम से अफरा तफरी अफरा-तफरी मच गई कि ऐसा भी क्या हो गया ये एकदम से। खैर दोपहर के आसपास इनको मैंने ऑर्डर दिया था, तो शाम को, रात को जब ये तैयार हुए, आया, पहला रिव्यू किया, आई हैड टू फेक एंगर लाइक एनी कमांडिंग ऑफिसर। वेरी नाइस। ये बाद में हम लीडरशिप में भी डिस्कस करेंगे कि एक कमांडिंग ऑफिसर को एक्टिंग भी करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मेरी कुछ नेचर ऐसी है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, आई वेरी रेयरली गेट एंग्री, बट अगर मेरे किसी जूनियर से आप पूछेंगे तो वो बोलेगा कि इनको बहुत गुस्सा आता है, सारा दिन ही गुस्सा करते रहते हैं। अब पता चल जाएगा उनको। तो आई हैड टू फेक एंगर, आई हैड टू फेक डिस्प्लेजर से, नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, दोबारा होगा, अभी रात का समय, मैं सुबह फिर देखने आऊँगा। एंड एट दिस टाइम मैं बैठा हूँ ऑफिस के अंदर, मैं वो स्टाफ चेक्स पे काम कर रहा हूँ कि अगर ट्रेन से यूनिट को जाना है तो कितने डब्बे चाहिए, कितनी ट्रेन चाहिए, कितने रेक्स चाहिए, अगर रोड से जाना है तो पहली पार्टी में किस गाड़ी को भेजूंगा, दूसरी पार्टी में किस गाड़ी को भेजूंगा, अगर बाय एयर जाना है तो किस, डायनेमिक्स अलग हो जाते हैं। तो अगर बाय एयर जाना है तो किस एयरक्राफ्ट में कितनी गन गाड़ी क्या चढ़ेगा, तो ये सब मैं ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ। और लगातार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस चल रही है यूनिट में कि ऐसे हो रहा है। एंड फाइनली जब मुझे ऑर्डर मिला तो दिस ऑर्डर केम एट अबाउट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, एंड ऑर्डर वॉज के 6 o'clock पे यू हैव टू मार्च आउट, 5 घंटे में? 5 घंटे में, एंड रीच वन ऑफ द एयर बेसिस जो बताया गया, एंड उसके बाद यू विल बी फ्लोन, वेयर वुड यू बी फ्लोन इज नॉट रेलिवेंट एट दिस टाइम। तो आई सेलेक्टेड द कोर ग्रुप जिसको जाना है, आई गॉट देम फॉल इन। सबसे पहले मैंने उनके मोबाइल फ़ोन्स डिपॉजिट कर लिए, इवन बताने से पहले कि सब खड़े हो गए, मोबाइल सबके एक ट्रंक में डाले, ताला लगाया ट्रंक को, फ़ोन ऑफ करके रख दिया। फिर मैंने उनको बताया कि अभी हम ऐसे ऐसे हमारे को ऑर्डर मिला है और हम जा रहे हैं, और आपके फ़ोन मैंने इसमें ले लिए हैं, पूरे के पूरे दस्ते में सिर्फ 5 लोग हैं जिनके फ़ोन मैंने नहीं लिए हैं, ये अपना फ़ोन कैरी करेंगे, आप घर पे नहीं बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। एंड इसमें न्यू जनरेशन जो मेरे सोल्जर्स हैं ना, मुझे लगता है एज अ कमांडिंग ऑफिसर, ये लीडरशिप में भी इस पे बात कर सकते हैं कि मुझे लगता है एज अ कमांडिंग ऑफिसर अभी वो वाला फ़ौज नहीं है कि जिसको आपने बिल्कुल एक आदेश दे दिया। तो आज की जो फ़ौज है वो बहुत लॉजिक पे चलती है, मतलब अगर आप उसको लॉजिक देते हैं तो वो उस लॉजिक को समझते हैं और उसके ऊपर उनको अमल करना ज़्यादा आसान होता है। तो मैंने उनको लॉजिकली एक्सप्लेन किया कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, और जिस ऑपरेशन के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार की सीक्रेसी का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो आप झूठ बोलें अपने घर पे कि कोई एक्सरसाइज है जिसके लिए हम पोखरन जा रहे हैं, और एक्सरसाइज में कुछ भी बहाना बना के बोलें कि मेरा फ़ोन चलेगा नहीं, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब जितने बाकी बचे थे यूनिट में लोग, उनको भी ये रैशनल समझाया कि भैया आपने नहीं पीछे बोलना कि ये कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं। एंड इसका जो मैंने टेस्ट किया है, दिस वॉज सक्सेसफुल। 100% ऑफ माई मैन उन्होंने फॉलो किया इसको। किसी ने नहीं बताया? हमारे बगल वालों को भी नहीं पता था हम कहाँ पे पहुँचे, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था, हमारे फैमिलीज़ को नहीं पता था, इन्होंने सबने, बिकॉज आई एक्सप्लेन दैट लॉजिक टू देम, आई सेड कि ये मैंने ऐसे आपने खुद बताया था अपने खुद बताया खड़े होके, नहीं अपने घर पे? नहीं बताया था मैंने। इनफैक्ट दैट इज व्हाई इट वर्कड। मैंने जो अपने जवानों को करने के लिए बोला 100% एग्जैक्टली मैंने खुद फॉलो किया इन एंटायरिटी। इनफैक्ट आई वुड मेंशन एट दिस पॉइंट इज कि जब मेरे जवान, हम पहुंच गए थे ऑप एरिया में और ड्यूटी लगती है, मैं अपनी भी लगाया करता था। नींद तो कमांडिंग ऑफिसर को वैसे ही नहीं आती ऐसे इलाके में, तो आई वुड स्टिल मूव आउट इन द नाइट फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 hours एंड कीप रिव्यूइंग वट एवर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर देयर, लगातार ऑन ग्राउंड था। तो ये सीक्रेसी इस तरीके से मेंटेन करके अमेजिंग। देन वी मूव्ड आउट। कुशांक, आप ना अपना थोड़ा सा यूनिट का प्रोफाइल बताइए कि 1-1.5 किलोमीटर दूर बैठी हुई यूनिट को ही क्यों चुना गया? ऐसी क्या खासियत थी आपकी यूनिट के पास में?
अब इसका थोड़ा मुश्किल जवाब है। एक तो हमारे पास कुछ, जैसे आर्टिलरी में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन काफ़ी आधुनिक इक्विपमेंट आ रहा है, तो हमारे पास भी एक आधुनिक प्रकार का है जिसकी मारक क्षमता तकरीबन के आसपास रहती है, एंड स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर हमारे पास। तो यही कारण था जिससे हमें चुना गया और ये एक एक्सरसाइज करने का मौका मिला। अगर ये बताया जाए कि आपकी कोई स्पेशलाइज्ड आर्टिलरी यूनिट है तो आई विल नॉट बी ग्रॉसली रॉन्ग, मैं सही बोल इन रहा अ हूँ? वे सही है। तो इसीलिए आपकी यूनिट को चुना गया। तो जब आप एक्चुअली जब आपको आदेश आया 1 बजे, तो 5 बजे आप लोग आउट हो चुके थे? तकरीबन 6 बजे मेरी टीम्स जो जिन्होंने निकलना था वो बाय रोड आउट हो गई थी, और मैं उनके साथ गया ताकि जिस तरह से, जब तक इनको पूरी तरह रवाना नहीं कर देता हूँ, तो कोई भी अगर लीडरशिप चैलेंज आता है, डिसीजन मेकिंग का कोई चैलेंज आता है, तो मैं वहाँ अवेलेबल रहूँ इनकी मदद करने के लिए। नंबर ऑफ़ चैलेंजेस वर देयर काफ़ी, क्योंकि जिस प्रकार का मूव हम करने जा रहे थे ये पहले हुआ नहीं था कभी भी, और इतनी सी एक्सरसाइज वगैरह में एक बात अलग होती है, लेकिन इतनी सीक्रेसी के साथ पहले कभी नहीं हुआ ओह था। यस। तो उस चीज़ पे मैं उनके साथ था, वहाँ पे पहुँचे हम, फाइनली दे टुक ऑफ, चले गए। आप इस पार्टी के साथ नहीं गए थे अभी? और मैं इस पार्टी के साथ इस समय नहीं गया हूँ, मुझे इस समय तक नहीं बुलाया गया था। और 1 डेढ़ रात वहाँ पे ऐसे पूरा इनको भेजने के बाद देन आई केम बैक, और तकरीबन रात को 3 बजे मैं घर पहुँचा, और सुबह 6 साढ़े 6 मेरी नींद खुल गई, तो मैं बैठा हुआ था बाहर अपनी वाइफ के साथ विद अ कप ऑफ टी इन हैंड, यही सोच रहा था कि अभी और आधे घंटे में जो मेरा ऑफिसर गया उसको कॉल करके पूछता हूँ कि सब ठीक ठाक है, क्या हुआ, क्या चल रहा है। तो ये सोच ही रहा था, इतने में मेरा मोबाइल फ़ोन बजता है, एंड एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है जो कि मुझे कहते हैं कि बी ऑन द फर्स्ट फ्लाइट टू सो एंड सो प्लेस। सो एंड सो प्लेस। एंड अब वो काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे और मैं उनसे पूछ भी नहीं पा रहा था कि क्या हो गया, क्यों जाना है, क्या है। आई कुड ओनली से येस सर। फ़ोन रखा, बैग पैक किया, 4 एक घंटे बाद मैं फ़्लाइट में था। पहुँचे वहाँ पे, एंड देन इट स्टार्टेड द कंप्लीट प्लानिंग, एनालिसिस, एग्जीक्यूशन, ये सब साइकिल धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। आपके लिए कैसे आप पहुँचे? फिर आप पहले जहाँ आपकी कंपनी है या बैटरी है वहाँ पे आप गए, या हेडक्वार्टर्स में जा कर के टास्क दिए गए आपको? मैं पहुँचा तो सबसे पहले टास्क ये था कि ओवरऑल हमारा टास्क ये है, हम एनिमी के टारगेट जो हैं, टेरर इंफ्रा जो है, इनको हिट करना चाहते हैं। इनफैक्ट इफ़ आई में ऑडियंस को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो 9 टारगेट के लिस्ट पहले दिन निकाले गए थे उसमें से 2 आपकी यूनिट जिम्मेदारी के थी। जिसकी जिम्मेदारी थी। या सो प्लीज़। तो वो टारगेट्स हमें बताए गए कि ये प्लान है, अभी तो ओवरऑल प्लान में है, अभी हमें टारगेट्स का नंबर नहीं पता है, टारगेट क्या है ये नहीं पता, बट ओवरऑल प्लान बताया गया कि हम एनिमी का टेरर इंफ्रा को हिट करेंगे और सिविलियन कैजुअलिटी को बिल्कुल प्रिवेंट करना है, चाहे वो दूसरे देश की सिविलियन कैजुअलिटी हो, और अपने आप को भी दुश्मन के एक्शन से बचाना है। और उसके पैरामीटर्स के साथ मुझे पहला टास्क ये दिया गया कि आप अपनी जो भी आपकी फायर यूनिट है इसको जाके डिप्लॉय कीजिए। अब उसको डिप्लॉय करने के लिए, जैसे आप समझ सकते हैं, बट जैसे कैसे डिप्लॉय करूं, कहाँ डिप्लॉय करूं कि दुश्मन का जो फायर मुझ पे आना है बिल्कुल। वो मुझे उससे बचने का मौका मिले, मेरा फायर करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो इन सब पैरामीटर्स को जो बेसिकली हमारी ट्रेनिंग की सिखलाई रहती है उनको करते हुए नेक्स्ट 1 डे आई वॉज कंटिन्यूसली ऑन रोड, एक जगह की रेकी करना, दूसरी जगह देखना, यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ वो नहीं मिल रहा है, करते करते वी फाइनली होम डाउन टू वन एरिया एंड वी सेड विल डिप्लॉय हियर। उसको डिप्लॉय करने के बाद माई टास्क वॉज दैट आई वॉज इन्वॉल्व इन द ओवरऑल प्लानिंग, जिसके अंदर टारगेट्स का एनालिसिस, टारगेट्स का जो सीनियर हायरार्की के लिए आप कर रहे होंगे, बिकॉज आप स्पेशलाइज यूनिट से हैं तो आप उनको एडवाइस करते हैं। एज एडवाइजरी जी, रोल। मैं ऑडियंस को साथ में लेकर के चल रहा हूँ कि हाँ। हाँ, तो ये जो एनालिसिस और एक्विजिशन का पूरा काम होता है, ये काम जनरली होता है इन द हायर हेडक्वार्टर जहाँ पे हमारी सीनियर लीडरशिप इसे करती है, बट सिंस आई वॉज इन्वॉल्व देयर इन एडवाइजरी कैपेसिटी, सो आई वॉज देयर। फिर वो एनालिसिस, कौन कौन सा टारगेट हम सेलेक्ट करें, किस टारगेट पे क्या इन्फॉर्मेशन है, उसकी सैटेलाइट इमेज हमें क्या बता रही है, इसको एंगेज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीके से कैसे एंगेज किया जा सकता है कि मैक्सिमम
इम्पैक्ट हो और क्या हानि होगी एनिमी की यहाँ पे, किस तरह से इसको करें। तो ये सारी चीज़ों को पैरामीटर बंद करते हुए, एनालिसिस करते हुए, देन वी होम्ड ऑन टू अ नंबर ऑफ टारगेट्स एंड हाउ बेस्ट वी कैन एंगेज देम। एंड देन जब ये एनालिसिस ख़त्म हो गया, ये टारगेट एक्विजिशन ख़त्म हो गया, हमने सैटेलाइट इमेजेस को भी अच्छे से एनालाइज कर लिया, देन आई केम बैक। How detailed were these satellite images? वेरी डिटेल्ड, दे वेरी डिटेल्ड। आई मीन इफ देर इज़ अ टारगेट, जो कैंप है जिसको आप बोलते हैं कि ये दुश्मन का एक टेरर कैंप है, वो टेरर कैंप एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है और वो टेरर कैंप एक जंगल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंग में फैला हुआ भी हो सकता है। जी। अब उसके अंदर ये एनालाइज करना कि किस बिल्डिंग में क्या होगा और इस बिल्डिंग को नष्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, लाइव इंटेलिजेंस के इतनी सारी बिल्डिंग जो दिख रही हैं, इसमें से किस बिल्डिंग को मुझे करना है। टारगेट करना है। Yeah, एंड ये टाइम क्रिटिकल इंट है बिल्कुल। कि आज इसके अंदर 20 मुजाहिदीन 15 मुजाहिदीन बैठे होने की संभावना है, तो आज अगर हिट करते हैं तो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस कि किस बिल्डिंग में क्या होगा। अब आप किसी बिल्डिंग को हिट करें और वो खाली पड़ी हो तो उसको मतलब नहीं रहेगा। सो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस कि किस, और फिर एनालिसिस ऐसा भी है कि ये बिल्डिंग किस स्ट्रक्चर की बनी है, क्या कंक्रीट का मटेरियल Yeah, है या टिन शीट है या टेम्परेरी बिल्डिंग है। तो इसको, इसमें जो भी बंदा इसके अंदर है, जो भी टारगेट इसके अंदर है, उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को किस प्रकार से इस पर फायर डालना पड़ेगा, कौन सा एमिनेशन? कौन सा एमिनेशन। एंड आपका शायद जो टारगेट था उसमें से एक टारगेट तो अंडरग्राउंड था। मेरा एक टारगेट जो कैंप था उसके अंदर कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड थे, कुछ पोर्शन ओवरग्राउंड थे, और एक टारगेट था जो एक तकरीबन बिल्डिंग जैसा था। और वो जो बिल्डिंग जैसा टारगेट था वो काफ़ी बड़ा था, तो उस बिल्डिंग के भी डिफरेंट पार्ट्स को एंगेज करना अपने आप में एक चैलेंज था। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट एक ब्रॉड फ्रेमवर्क कि आपने अपने टारगेट को कैसे एनालाइज किया जब आपको अपने टारगेट्स जब पता आपको लगे। अपने टारगेट्स पता लगे। ओके, एनालिसिस जब हो रहा था तो मुझे मेरे टारगेट नहीं पता थे, बट जब एनालिसिस की स्टेज पे हम थे तो मुझे सब टारगेट पता थे। मतलब सीनियर हायरार्की जिन टारगेट्स को कंसिडर कर रही थी, या आप भी समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि इन्हीं टारगेट को कर रहे थे, देयर वर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टारगेट्स बीइंग एनालाइज्ड कि कहाँ पे फाइनली हार्ड इंट मिलती है करेंगे। तो एनालिसिस बहुत बड़े स्तर पे हुआ था। अब जैसे कि आपने पूछा कि आप एनालाइज कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम रेड के लिए जाते हैं स्पेशल फोर्सेस वाले, तो हमारा एनालाइज करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, रादर देन आपके फायर असॉल्ट का तरीका अलग होगा। मैं इनफैक्ट एक एनालॉजी लाना चाहूँगा जी, यहाँ जी, पे जी, please. कि बिकॉज कि जैसे स्पेशल फोर्सेस रेड के लिए जाती हैं, अब इसी की एनालॉजी लाते हैं कि अब मैंने एक टारगेट का सैटेलाइट इमेजरी देखा, सपोज करें उसके अंदर 6 बिल्डिंग दिख रही हैं अलग अलग, कोई 100 मीटर दूर, कोई 150 मीटर दूर, सब में ट्रैक बने हुए हैं, आप भी ऐसे ही देखते हैं। अब एक होता है एनालिसिस, प्योर एनालिसिस, जब आप सैटेलाइट इमेज को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट सनलाइट की एक्सपोजर से, डिफरेंट टाइम ऑफ द डे में देखते हैं और उसके एक टाइम एनालिसिस पे आप एक एनालिसिस बिल्डअप करते हैं कि लगता है ये जो है बिल्डिंग, यहाँ ये खाना खाते हैं, लगता है ये वाली जो बिल्डिंग है यहाँ पे ये रात को सोते हैं, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है शायद यहाँ पे ये अपनी ट्रेनिंग की या क्लासेस करते हैं या इस तरह की कुछ मतलब तंजीम चलती है इनकी, और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे लग रहा है कि शायद कोई इनके बच्चे या फैमिलीज या ऐसा कुछ रह रहा है, या इस बिल्डिंग में कुछ इस तरह से काम हो रहा है। तो ये एक प्योर एनालिटिकल प्रोसेस है। अब इसके बाद जो हमारे इंट कलेक्शन एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर इंटेलिजेंस लाती हैं। अब इन दोनों को सुपर इम्पोज किया जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पैरा एसएफ करती है। अब एक पिक्चर इमर्ज होकर आती है कि जिस टारगेट को मैं देख रहा था कि अच्छा यार ये वाली बिल्डिंग इनकी क्लासरूम है, यहाँ पे ये दिन में तकरीबन सुबह 8:30 बजे से 2 बजे तक बैठे होंगे, लेकिन ये जो बिल्डिंग है, 2 बड़ी बिल्डिंग, ये इनके स्लीपिंग क्वार्टर्स हैं, तो रात को यहाँ पे सोएंगे। तो अब मुझे ये पता है कि अगर मेरा ऑपरेशन दिन के समय होता है तो ये मेरी प्रायोरिटी हो गई, लेकिन अगर रात के समय होता है तो ये बिल्डिंग मेरी प्रायोरिटी हो गई। लेकिन ये प्रायोरिटी दोनों ही मुझे उस तरीके से बनानी पड़ेंगी कि मैं इन सब प्रायोरिटीज़ के लिए, सब कंटिजेंसीज के लिए 100% रेडी रहूँ। तो ये एनालॉजी बिल्ड होगी जैसे एसएफ अपना ऑपरेशन करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उसको ग्राउंड पे जाते हैं और जा करके करते हैं, और हम वही चीज़ बहुत दूर से दूर से कर। बिना किसी, बट आपको शायद वो भी समझना होता होगा कि किस चीज़ से बनी है, कितनी थिकनेस है, क्या है बिल्कुल। ना।
अब जैसे अगर उसकी छत टिन की है, जैसे कि कई जगह पे पहाड़ी इलाकों में देखी जाती है, तो हमें पता है कि अगर दीवार इसकी कंक्रीट की भी है और छत टिन की है, तो इसके अंदर गोला डालना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। वो अंदर जब गोला फटेगा तो अंदर जितने भी लोग हों उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब अगर इसकी छत कंक्रीट की है, तो मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या मेरा गोला इस छत को भेद कर जाएगा, या मैं किसी और प्रकार के एम्यूनेशन का इस्तेमाल करूं, या मैं किसी ड्रोन का इस्तेमाल करूं, या मैं किसी लॉइटर एम्यूनेशन का इस्तेमाल करूं, कैसे करूं। तो ये अलग अलग डिफरेंट की बिल्डिंग की मेक से एनालिसिस बिल्डअप करना पड़ता है। दैट वुड बी देयर। एंड जो आप 1-1.5 किलोमीटर दूर से वहाँ पहुँचे, एंड कश्मीर के किसी एक जनरल इलाके में जब आप पहुँचे, तो कई सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, टेरेन चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज, मतलब सारी चीज़ें चेंज हो गई। एंड शायद जितना हमें समझ में आ रहा है कि आप सबके लिए वो चीज़ पहली बार थी, वो इलाका पहली बार रहा होगा। तो उसका कोई इफ़ेक्ट इक्विपमेंट पर, बंदों के ऊपर, बंदों ने बोला होगा कि अरे सर, ये तो हम अचानक से, आप यहाँ जनरल एरिया का ही अभी ओरिएंटेशन ही नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज था ये, इनफैक्ट बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। अब आप एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जो पीस टाइम में आप जितनी भी ट्रेनिंग, जितनी भी ऑपरेशनल डिस्कशंस, जितनी भी आप ऑपरेशनल रेकीज कर रहे थे, इस जगह से कोई संबंध नहीं था। आप कहीं और देख रहे थे, आप कहीं और पहुंच गए। और आप ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे ना की टेरेन अलग है, बट वहाँ पे CI/CT की थ्रेट है। तो अब ये भी है कि आपको एक यूनिट जो बाहर से आई है उसको अपना ऑफ रोल भी करना है, और ये भी दिमाग में रखना है कि मेरे ऊपर कोई फिदाइन अटैक ना आ जाए, मेरे ऊपर कोई टेरर अटैक ना आ जाए, मेरे पे कोई स्टैंड ऑफ ना हो जाए। अब डाउन टिल जूनियर मोस्ट जवान इस चीज़ की मेंटल कंडीशनिंग देना, ये एक लीडरशिप का बहुत बड़ा चैलेंज है। सबको एक कंडीशनिंग देना कि नहीं भाई, अब यहाँ पे लाइव थ्रेट है, आप नॉर्मल चल भी रहे हो तो आपके ऊपर फायर आ सकता है। और फिर नया टेरेन, नई लोकेशन, हर चीज़ नई, और उसके ऊपर कंडीशन करके फिर जवानों को उस नई तौर तरीके पे ट्रेनिंग दे के अप टू द टास्क करना, आई थिंक किसी भी कमांडिंग ऑफिसर के लिए इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। बट आपने जितनी जल्दी ये किया, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बिकॉज अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता है इस चीज़ में। टाइम हमारे पास था नहीं। था नहीं आपके पास। होता तो हम भी लगा देते। वी वर नॉट लाइक कि हमारे पास एक लग्जरी थी नहीं लग्जरी वो ऑफ वाली, टाइम है, नहीं या है। अब जो भी करना है वो वी हैव टू डू इट विद द सुपर स्पीड। वो उसमें ऑप्शन नहीं थे कि अब जो भी हमने नया से नया ड्रिल बनाए, कुछ नए ड्रिल भी इनोवेट किए, उसके अंदर कुछ नए प्रोसीजर इनोवेट किए, रन ऑफ द मिल आइडियाज़, जूनियर जवानों से कुछ अच्छे आइडियाज़ आते हुए, तो वो एंड Would you like to share some of these? कुछ आप लाइक फॉर एन एग्जांपल, वेरी वेरी सिंपल, लाइक कि अब जहाँ पे हम हैं अभी, दुश्मन का जब फायर आएगा हम पे, तो हम जो अपने आएगा, जब भाई अभी तो आया नहीं ना। हाँ जो आएगा, मतलब जैसे ही आप खोलेंगे एब्सोल्युटली 6-7 मिनट के अंदर आई एम श्योर काउंटर मूवमेंट में आएगा आएगा ही आएगा, वो तो आना ही है। हम फायर खोलेंगे तो हमारे पे भी फायर आएगा। तो क्या किया जाए, हम अपना फायर तो नहीं रोक सकते, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट। अब फायर तो होता रहेगा, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जो फायर आए मेरे पे, मैं अपना फायर करता रहूँ, बट मेरे जवानों को हानि ना हो, मेरे इक्विपमेंट को हानि ना हो। तो वेरी सिंपल आइडियाज़ कि जो सैंड बैग होते हैं, सैंड बैग की दीवारें बना दो आसपास। स्प्लिंटर रोकने के लिए। अगर जब तक डायरेक्ट हिट गोला नहीं लग जाता आके, अगर आसपास भी गिरता है, जो गिरे भी सही, तो उसके स्प्लिंटर उस सैंड बैग के अंदर फंस जाएं, चोट ना लगे। मेंटल कंडीशनिंग या द ब्रेकिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। अभी हमें नहीं पता एट दिस स्टेज कि मुझे कितना नोटिस दिया जाएगा फाइनली। इसकी जितनी ऑपरेशनल सीक्रेसी मैं अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ, तो मेरी सीनियर लीडरशिप भी तो वो लेके चल रही है ना। मैं अपने जवानों को अगर रियलिटी पूरी नहीं बता पा रहा हूँ, नीड टू नो बेसिस पे रख रहा हूँ, तो मुझे जानना है कि मैं भी नीड टू नो बेसिस पे हूँ। तो मुझे कितना नोटिस मिलेगा कि भाई इतने बजे फायर खोल दो, ये मुझे नहीं पता। तो दैट मीन्स आई हैव टू बी एवर रेडी। अब एवर रेडी रात के 2 बजे भी हो सकता है, सुबह 4 बजे भी हो सकता है। तो एक ट्रेनिंग का ये भी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि बायोलॉजिकल क्लॉक ब्रेक करो। तो आई वुड हैव वन रिहर्सल एट 4 in the morning, अनदर एट 8 in the morning, देन अगेन एट 2:30, रात को 1 बजे, रात को 3 बजे, लगातार। बड़ी गालियां दी होंगी लोगों ने कि सीओ साहब को कोई शांति नहीं है। कैसा कैसा माहौल था, मतलब उस समय जब एक्चुअली होता क्या ना, शायद
जो जैसे हम लोगों का होता है कि जब आप एम्बुश में बैठे हुए हो सबसे मुश्किल वो चीज़ होती है जब एक बार फायर शुरू हो गया फिर तो चीज़ एग्जैक्टली है ना। हाँ, एग्जैक्टली तो उस समय क्या क्या माहौल था जवानों में मुझे जेंट्स ऐसा में? लगता है कि बात अगर गालियों की करें तो गालियां तो बहुत दी होंगी नहीं नहीं, मतलब नॉट लाइक दैट, मैं खुद भी कुछ चीज़ें ऐसे की है तो आई नो कि लोगों को तब लगता है, बट बाद में दे ऑलवेज अप्रिशिएट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गालियां तो बहुत दी होंगी उस समय कि ये जिस समय इसका दिल करता है उठ के आ जाता है और मंडराता हुआ और फिर ट्रेनिंग और एक्सरसाइज शुरू करवा देता है। खुद भी शांति नहीं हाँ, है ना सबको। खाने को मिल रहा है ढंग से, ना सोने को मिल रहा है, ये तंग कर रखा है इस आदमी ने। बट मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट ऑफ हार्ट देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रियलाइजेशन इन माय ट्रूप्स। दे वर रियलाइजिंग कि हम लाइव कॉम्बैट में जाने वाले हैं, मजाक नहीं चल रहा ये है। मजाक नहीं है। जो ये शिव साहब करवा रहा है ये जान बचाएगा। एंड हम सब उस बोट में कहीं ना कभी जूनियर भी रहे हैं, सीनियर भी रहे हैं। उस समय आपको बुरा लगता है, नींद नहीं पूरी हो रही यार, अभी खाना खाने बैठा था फिर आ गया। बट यू रियलाइज हार्ट ऑफ हार्ट, जरूरी नहीं एक्शन के समय, एक्शन से पहले भी यू रियलाइज कि नहीं यार जो ये करवा रहा है ना ये यही मेरी जान बचाएगा। और ये था भी सही। मतलब हम शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि जब हमारा फायर असॉल्ट 7 को स्टार्ट हुआ तो तकरीबन 22 मिनट का फायर असॉल्ट था जिसमें हम दुश्मन को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। तकरीबन 15 मिनट के एंड पे, घड़ी तो नहीं देखी बट तकरीबन 15 मिनट के एंड पे एनिमी का काउंटर बम्बार्डमेंट हमारे ऊपर आना शुरू हो गया था। और बड़ा इस अब आज देखता हूँ तो बड़ा गर्व होता है कि एक भी जवान के पैर नहीं कांप रहे थे। या यस। और द थिंग इज के हमारे आसपास गोले गिर रहे थे। अच्छी चीज़ ये है कि हमारे बिल्कुल डायरेक्ट हिट कोई गोला नहीं हुआ। आसपास यानी आसपास मतलब तकरीबन 50 मीटर दूर भी गोले गिरे हमसे। और हमने जब फाइनली 50 meters। 50 मीटर्स फ्लैश, जब आप गोला गिरता है आर्टिलरी का तो उसका फ्लैश दिखाई देता है जमीन। और ज़मीन हिलती है एंड इट इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग। जब आपको फ्लैश दिखाई देता है इसका मतलब गोला बहुत पास है आपके। और जब ऑपरेशन थोड़ा सा वेन आउट हुआ, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा रिलैक्स मिलने लगा तो वी कलेक्टेड स्प्लिंटर्स ऑल्सो। हमारे गन बिट्स के बाहर काफ़ी स्प्लिंटर्स थे। और बट वी वर, आई वुड से वी वर वेल प्रिपेयर्ड। जब जिस तरह से हमने प्रिपरेशन किया था हमारी एंटिसिपेशन करेक्ट रही कि जब कि गोला आएगा दुश्मन का ज़रूर आएगा, जब वो गिरेगा तो अगर मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ थोड़ा सा भी तो किसी ना किसी इक्विपमेंट को हानि हो जाएगी, क्योंकि बंदे को चोट लग जाएगी। उससे क्या होता है कि मोरल डाउन होना शुरू होता है, उससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी कम होनी शुरू होती है। सिंस वी हैड प्रिपेयर्ड वेल, सिंस वी वर रेडी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने अपनी लोकेशन का आइडिया दुश्मन को बिल्कुल लगने नहीं दिया था। उस समय तक कोई आइडिया नहीं लगने देता कि हम यहाँ हैं भी सही, इतने अच्छे से छुपे हुए थे। तो जिस समय गोले आए भी तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर होता है कि आपको लगता है कि मेरे आसपास एनिमी के आर्टिलरी के गोले गिर रहे हैं, कहीं मेरे पे गोला गिर सकता है। बट वो साइकोलॉजिकल ही रखा और जवानों के पैर नहीं कांपे। लास्ट जब अपनी गन को पूरा फोर्स प्रिजर्वेशन दे करके हम जब बंकर्स में घुसे हैं तो अपना पूरा फायर असॉल्ट ख़त्म करके ही घुसे हैं। गोले आ रहे थे तो हमने बोला कि डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैंने बोला मैं साथ खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। आई एम श्योर सीओ को साथ खड़े हुए देखा होगा तो किसी को मजाल, किसी को डर लग जाए। मैं जब हम खुद यंगस्टर थे, जब किसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज में किसी भी इंपॉर्टेंट काम में जब कमांडिंग ऑफिसर साथ आके खड़ा हो जाता था और वो ये बोल देता था कि मैं खड़ा हूं ना यार, तुम टेंशन नहीं लेनी, तो वो जोश फिर तो वही सीखा था। वही चीज़ मैंने जाके बोली कि घबराना नहीं है, मैं साथ खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा, जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। तो बस वो जिस तरह से वो एक चलता रहा, करते रहे, हो गया। द काइंड ऑफ इफेक्ट। मैं ऐसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो उनका काउंटर बम्बार्डमेंट आ रहा था वो किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा था? मतलब हर मिनट में एक राउंड गिर रहा था या 30 सेकंड्स पे गिर रहे थे या कैसे? इट वॉज प्रॉब्ली 30 to 40 सेकेंड में एक वॉली आ रही थी। तो जैसे 4 5 6 गोले गिरे, एक वॉली में? एक बैटरी पूरी फायर कर रही थी लग रहा एक था साथ, ऐसा कि एक या बैटरी होगी या 2 बैटरी होंगी, तो दम 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 5 से 6 गोले कम से कम आपके आसपास कहीं गिरेंगे। और जब ये गिर रहे हैं तो आप अपना काम कर रहे हैं कि आप रुक रहे हैं उस समय रुक के नहीं लिए? सकते, ब्रेक नहीं लगा सकते। अब अपनी ट्रेनिंग में यहाँ तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गोलों की आवाज़ आ रही है और हम रुक जा रहे हैं तो वही तो एनिमी चाहता है ना। सिर्फ आवाज़ नहीं, मतलब स्प्लिंटर स्प्लिंटर बहुत कुछ आ रहा है तो धमाका। लेकिन हाँ। लेकिन
आई शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट। अभी मेरे यूनिट में बहुत ज़्यादा तादाद में अग्निवीर हैं जिनका पहला कॉम्बैट एक्सपीरियंस था। उनका क्या, सबका पहला होगा पहला था। हाँ, जंग में। बट अग्निवीर तो भी 20-21 साल के नए नए लड़के, जोश वाले। तो मैंने एक दिन, जब हम पहुंचे, जिस दिन पहुंचे थे, तो अभी गन एरिया में हम पहुंचे, हमने ऑक्यूपाई किया है और बिल्कुल कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट करके छुप के बैठ गए। तो मैंने 25-30 लोग खड़े थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि जब आप फायर करोगे दुश्मन पे, और अगर दुश्मन का फायर आ जाता है उसी टाइम बीच में, तो क्या करेंगे? तो फिर एक वो पढ़े लिखे ने बताया कि साहब प्रेसी के हिसाब से हम आड़ लेंगे। मैंने कहाँ आड़ लोगे? बोला साहब हम बंकर में छुपेंगे। तो मैंने कहा तो फिर फायर कौन करेगा? उनको जवाब नहीं था। तो देन आई मेड इट राइट टू देम कि अभी ये डिस्कशन ख़त्म, जब तक हमारा फायर चल रहा है, जब तक गन फायर कर सकती है, जब तक गन टूट नहीं जाती, अगर इतना हैवी फायर नहीं आ जाता कि गन टूट जाए, तब तक फायर जारी रहेगा। और मैं साथ खड़ा हूँ आपके, फायर जारी रहेगा। कोई बड़ी हानि हो जाएगी, मैं खुद बताऊंगा क्या क्या करना है, लेकिन तब तक फायर जारी रहेगा। फायर जारी होने के, ख़त्म होने के बाद दुश्मन का फायर आता रहेगा, तब हम आड़ पकड़ेंगे। तो मैंने बोला कि पहला टास्क हमारा ये है कि 100% जो मिशन हमें दिया गया है, ये मिशन सक्सेसफुली अचीव होगा, चाहे कुछ भी ऑड हो। और दूसरा टास्क ये है कि हम जितने लोग आए थे उतने लोग वापस जाएंगे, कोई कम नहीं जाएगा। एंड आई एम प्राउड दैट ये दोनों हम अचीव कर दोनों पाए। अचीव कर बिल्कुल। वी आर सो प्राउड ऑफ या यू। तो कोशांक, अभी तक तो तैयारी चल रही थी, आपने बायोलॉजिकल क्लॉक भी चेंज चेंज कर दिया, ठीक है, आपने सब कुछ उल्टा सीधा, मतलब बंदों के साथ कि इस तरह से ट्रेनिंग करो, ऐसे करो। बट वो फाइनल घड़ी कब आई, मतलब कब ऑर्डर आया कि अपना आपका पहला राउंड फायर हो जाना चाहिए या फायर असॉल्ट शुरू कर दीजिए? जब मैं एनालिसिस वाले स्टेज पे था और वहाँ से वापस आ गया था, तो मेरे पास कई सारे टारगेट्स का डेटा था। अब इन टारगेट्स का डेटा, इनकी एक्विजिशन, इनकी डिटेल्स मेरे पास थी। अब इनमें से किसके ऊपर फाइनली फायर जाना है ये अभी रिवील नहीं किया गया था एट दिस स्टेज। बट मेरे को जो टेक्निकल डेटा चाहिए वो मेरे पास था। वो मुझे ये था कि अब इनमें से जिस किसी टारगेट को एंगेज करने के लिए फाइनली बताया जाएगा, मैं एंगेज कर सकता तो आप सबके लिए तैयारी कर रहे हूँ। हो? मैं सबके लिए तैयारी, उस टाइम पे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम तैयारी, जो कि हम फौज में करते भी हैं, तो वो हमने कर ली थी। इंटेंस ट्रेनिंग चलती रही, सब कुछ चलता रहा। और इस ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने जो टुकड़ी थी इसको एक मॉक ऑर्डर पास करता था रोज़। अगर दिन में 5 प्रैक्टिस, 6 प्रैक्टिस, 7 प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो एक पर्ची पर लिख करके एक मॉक डाटा पास कर देता था कि ताकि ट्रेनिंग रिहर्सल पूरी तरह से हो। बट इनको इस टाइम में फायर नहीं करना है, सिर्फ एक मॉक रिहर्सल करनी है और बैठ जाना है। तो ये लगातार चल रहा था 2-2.5 दिन, मतलब 7-8 प्रैक्टिस पर डे के हिसाब से हम जा रहे थे, तो काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग चल रही थी। 6 मई को तकरीबन शाम 7 बजे मुझे कॉल आया और उस समय बताया गया कि जो TOT है, यानी टाइम ऑन टारगेट है, वो 0105 आवर्स 7 मई का है। अब TOT का मतलब क्या है कि मैं जिन टारगेट्स पर फायर करूंगा, मेरे गोले 1:05 पर टारगेट हिट करने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ऑल अक्रॉस कंप्लीटली जॉइंट ऑपरेशन के तौर पे जो भी लोग NMB के टेरर टारगेट्स पर फायर कर रहे थे, सबका फायर टारगेट हिट करेगा 1:05 पे। चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्टिलरी हो। चाहे बाकी आर्टिलरी हो, चाहे मेरी यूनिट हो, तो जितने भी टारगेट्स एंगेज होंगे, ये सब टारगेट हमें उल्टा कैलकुलेट करना है कि मैं फायर कब करूं ताकि 1:05 पे टारगेट हिट हो हिट जाए। हो जाए। एंड आपको इस समय पे आपके टारगेट बता दिए गए थे? बता दिए गए। तो मुझे अब तकरीबन शाम को 7 बजे, यानी कहा जाए तो 6 घंटे पहले, मुझे ये बता दिया गया। तो 6 घंटे पहले मुझे बताया गया कि मैं रात को 12:30 बजे फिर आपको एक बार कंफर्म कर दूंगा, और अगर कोई कंफर्मेशन नहीं आती तो गो अहेड है। अब वो 6 घंटे में मुझे सिर्फ अकेले पता है कि आज की रात फायर खुलने वाला है। और आप किसी को बताया नहीं आपने? मैंने किसी को नहीं बताया। अगेन, नीड टू नो बेसिस। आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी को बताना नहीं? नहीं, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। बट आई थॉट के क्यों, क्या जरूरत है? मैं किस लिए एक वो जिसे कहते हैं एक स्टेक्स अप करने वाला, या एक 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 थोड़ा सा भी स्ट्रेस क्यों क्रिएट करूं एनवायरनमेंट में। लेट पीपल
फील रिलैक्स्ड। लगातार मैं जिस ट्रेनिंग को करवा रहा हूँ उनको सोचना तो ट्रेनिंग हो रही है, क्या अलग है? कुछ नहीं अलग है, वैसे ही करना है जैसा रोज तुम्हें ट्रेनिंग करा रहा हूँ, बस अब फर्क इतना है कि फायर हो जाएगा, ट्रिगर दबा देना। सिर्फ इतना ही चेंज है। तो ये बट मेरे लिए पर्सनली बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आपके दिमाग में जब आप एक ऐसे ऑपरेशन के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और तो बहुत सारे सवाल उठने शुरू होते हैं। क्या मैं सब सही कर रहा हूँ? क्या मेरे टेक्निकल डेटा में कोई गलती तो नहीं रह गई? या मैं इसे एक बार और रिव्यू कर लूँ, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी? सब कुछ ठीक है? लेकिन ये जो अंदर ही अंदर फीलिंग है, मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं बस वॉक कर रहा हूँ, लगातार 5 घंटे वॉक कर रहा हूँ। और दिस इज अ नेशनल एफर्ट। या देश ये देख रहा है। नेशनल एफर्ट है। तो मैं उसको अंदर ही अंदर रखा। सॉरी, थोड़ा सा मैं अगर ब्रेक लेकर के ये पूछूं कि कितना गलत जा सकते थे, मतलब नॉर्मली आर्टी फायर करते हैं तो रेंजिंग होती है, फिर उसको करेक्शन दिया जाता है, तो आपके यहाँ स्कोप था गलत होने का? स्कोप नहीं था गलत होने का। हमने जो जो प्रिपरेशन की थी, अगर मैं उसको आज हैंड साइड में देखता हूँ, स्कोप नहीं था। एंड जो शायद आपके वेपन प्रोफाइल भी है वो ऐसी है कि अगर आप सही डेटा एंड वो सब लगाते हैं तो स्ट्राइक सही होगी, एक्यूरेट फायर होगी। जाएगा। वो सब तो सही था, बट आप अंदर ही अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस भी रखते हो, बट आप रीचेक करना चाहते हो। आपको कितना भी विश्वास हो अपनी ट्रेनिंग पे, कितना भी आपको अपनी इक्विपमेंट पे विश्वास हो, एक बार आपके दिमाग में जरूर आता है क्या मैं कुछ और चेक कर सकता हूँ, एक बार और रिव्यू कर लूँ, एक बार और चेक कर लूँ। ये दिस इज जस्ट इतना इम्पोर्टेंट है ना वो। this is just a consciousness speaking to you, okay, but you have to control that, you can't go away with it, okay, you can't feel underconfident, so I was confident। ऐसा कुछ किया नहीं मैंने, तो स्ट्रेस आई हैंडल्ड। फिर मैंने एक मॉक ड्रिल कराई तकरीबन 9:30-10 के बीच में, और जैसे नॉर्मल रोज ट्रेनिंग चल रही है वैसी ट्रेनिंग चली, खत्म हुई 10:30 बजे ट्रेनिंग खत्म हुई, तो मैंने बोला कि अगली ट्रेनिंग थोड़ी देर बाद करेंगे, जाओ एंजॉय करो। अब तक तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ ट्रेनिंग ही कराते हैं, तो हाँ, होना कुछ है नहीं। ये इतनी इतनी ट्रेनिंग हो गई है कि ये लगातार यही करवाया जा रहा है। तो उस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता था कि मैं अपने रेडियो पे एक कोड वर्ड पास करता था, तो जो गन्स थी वो गन्स के जो इंचार्ज थे वो मेरे पास आया करते थे, और मैं उनको एक पर्ची दिया करता था कि यहाँ पे फायर होगा। फिर वो मॉक करके रेडियो पे ही मुझे रिपोर्ट देते थे कि हो गया हो गया हो गया। तो ये जो टारगेट का डेटा आपको मिला जो आपके पास था, तो ये वाला आपने नहीं दिया, नहीं दिया, ट्रेनिंग के टाइम नहीं ट्रेनिंग दिया, के टाइम नहीं दिया। वो कागज़ पे पर्ची से लिख के हाथ से कुछ भी एक मनगढ़ंत डेटा में, तो जो 10-10:30 बजे भी कराई उसमें भी नहीं दिया था। तो 10:30-11 पे वो खत्म हुई ट्रेनिंग। मैंने कहा गुड, अच्छा किया है, शाबाश, वेरी गुड, रिलैक्स। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता? अभी भी किसी को कुछ नहीं पता। तो मैंने हिसाब लगाया कि जो फायर अगर खोलना है तो 1:02 और 34 सेकंड पे फायर हो जाना चाहिए। तो ये सोचते हुए जब मैंने रिकैलकुलेट किया तो मैंने 12:40 पे फिर से ऑर्डर पास किया। फिर से गन के जो इंचार्ज थे वो भागते हुए मेरे पास आए, और इस बार मैंने उन्हें प्रिंटेड पर्ची दी। कुछ लगा होगा अलग? उनको पहले पर्ची देखी उन्होंने, और फिर आर्टिलरी में क्या होता है कि जब हम मॉक फायर करते हैं तो नॉर्मल होता है, जब असली में फायर करना है तो एक कोड वर्ड होता है जो कि हमारी सिखलाई में ही आता है, उसको बोलते हैं असली। आरटी में अगर ये ऑर्डर दे दिया असली, तो मतलब अब लाइव फायर होगा। तो मैंने पर्चियां पकड़ाते हुए इनको बोला मेरे पीछे रिपीट करो असली। तो 1 सेकंड को उनको झटका लगा कि टाइम आ गया, बट दे हैंडल्ड इट वेल। सबने असली का ऑर्डर एक्नॉलेज किया और भाग गए। अभी ये फिजिकल? अब ये फिजिकल शुरू हो चुका है। नाउ अब वो जोश आ गया है। नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। तो अचानक से मुझे लगा कि थोड़ी सी शांति के साथ ही देयर इज सम एक्टिविटी दैट स्टार्टेड। अब वो पूरा स्टार्ट हो क्या गया, एक्साइटमेंट हुआ होगा उस समय? या कि अरे तेरे- and this excitement started. Now at this time I was moving from one gun to another because I had no time to get them together and brief them again. Enough of briefing which has happened. अभी अब तो एक्शन का टाइम है। पहली गन पे गया तो I saw them preparing it really well. दूसरी पे भाग के गया तो they were also again preparing it really well. तीसरी पे गया, अगली पे गया, अगली पे गया, they were preparing the guns well. But एक बड़ा ही एक एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर ऐसा था जो मैंने पहले कभी देखा नहीं था। एक अजीब सी शांति होती है ना। शांति आपने वो जस्ट बिफोर द ऑपरेशन जब आपके ट्रूप्स कॉन्फिडेंट हैं, दे अंडरस्टैंड देयर ट्रेनिंग, दे अंडरस्टैंड द स्टेक, सब कुछ समझ रहे हैं, बट एक अजीब सी शांति रहती है उस समय। वो शायद
हम समझ सकते हैं बट शायद व्यूअर्स नहीं समझ या। पाएंगे, वो शांति थी। एक्चुअली वो शांति शायद इसलिए भी होती है ना कि हर एक बंदा उस समय अपने आप को एश्योरेंस दे रहा होता है, फोकस कर रहा होता है, ठीक है, कि अब वो टाइम आ गया है जब मेरे को ट्रिगर दबाना है और हिट करना है। यस, ये पैराशूट से जंप करने से पहले हाँ, भी yes. या सो व्हेन यू बिकॉज जंप कोई गलती नहीं करना चाहता उस चीज़ में। तो सब फोकस थे, सब केंद्रित थे, एंड इट वेंट ऑन लाइक अनदर ट्रेनिंग सेशन। फर्क सिर्फ इतना था कि जब हमने फायर खोला तो उसकी गूंज ऐसी थी कि पूरी वैली हिल गई थी। मतलब द echo also came back 5 times, and the dust it kicked up, the cordite burning, that smell of cordite जो धुएं में होती है, and that dust which kicked up, the shock effect जो गन का आता है, तो वो जब आया तो वो तो that adrenaline pump जो होता है वो तो it is unmatchable। फिर हो गया शुरू, टकाटक गोले जाने लगे, और इन मिडस्ट ऑफ फायर असॉल्ट मैं क्या कर रहा था, आई वाज जस्ट मूविंग ऑन रिव्यूइंग, बिकॉज मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैंने इनको बता दिया क्या क्या करना है, एंड दे आर डूइंग इट वेल, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट दे आर डूइंग। टाइम टू टाइम बिल्कुल फायर जा रहा है, एक्यूरेटली जा रहा है, तो मैं कभी इस गन पे जाता हूँ, फिर वहाँ से भागता हूँ, उतरा नीचे, ऊपर चढ़ा, दूसरी पे गया। कितना डिस्टेंस रफली 200 नॉट meters, एग्जैक्ट 200 200 200 200 हाँ, मतलब माई स्टेप काउंट वुड हैव गॉन 40-45 दैट 1000 दैट नाइट। तो इधर जा रहा हूँ, सब सेटिस्फाइड है। फिर आवाज आई मुझे जूम, एंड समवेयर राइट साइड पे तकरीबन 100-150 मीटर पे धम 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 गोले गिरे। ओह, सीबी काउंटर काउंटर बॉम्बार्डमेंट आ गया उनका दुश्मन का दुश्मन का। और जब मिशन खत्म भी हो गया तो गन को फोर्स प्रिजर्वेशन दे करके, ताकि हम लोग जब बंकर वगैरह में रहें भी सही, तो उस समय गन के ऊपर कोई हार्म नहीं हो, तो फोर्स प्रिजर्वेशन उस तरह से हमने किया, एंड इट इज वाज ओनली देन दैट वी वेंट इनसाइड द बंकर्स। ये पूरे एक्शन में आप इनफैक्ट इससे पहले जब आपने डिप्लॉयमेंट किया तब से लेकर के आपके नज़र में कुछ अगर एक्सेप्शनल वर्क है किसी भी तरह का, हो सकता है कि टीम को लेकर के चलने का, हो सकता है कि एक्ट ऑफ गैलेंट्री है, हो सकता है कि मोटिवेशन है, कुछ आपने अगर ध्यान दिया हो या आपके नज़र पे कुछ आया हो? वैसे तो जो मेरा पूरा आउटफिट वहाँ पे था, मतलब एवरीबडी sure. वाज Yes. मतलब टेकिंग वेरी वेरी वेल, एंड बहुत अच्छा, जो जिसको काम करना था वो सारे कर रहे थे आधे टाइम तो उनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है एक्चुअली। लास्ट मोमेंट तक। बट अगर कुछ एक मेंशन मुझे करने हैं तो फर्स्ट नेम आई वुड लाइक टू मेंशन इज लेफ्टिनेंट आकाश। नाउ दिस यू कैन इमेजिन दिस गाय एज अ लेफ्टिनेंट साहब, फ्रेश आउट ऑफ एकेडमी, अभी अभी वायोस करके आया है, स्मार्ट हैंडसम, क्या 23 या 24 साल की उम्र रही होगी, और ये इस जगह पे गन पोजीशन ऑफिसर है। सो छोटे कंधे लेकिन बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 2 तारे लगा रखे हैं, मतलब ही इज अभी स्टिल लर्निंग द ट्रेड, बट द वे ही हैंडल्ड हिमसेल्फ, जिस तरह से उसने अपनी लीडरशिप को संवारा, जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके टेक्निकल वर्क करने में, सी बी आ रही है एनिमी की, उसके अंदर ब्रेव एक्शन, तो ही मेंशंस ही रिक्वायर्स अ मेंशन। तो ये इसने बहुत अच्छा, मतलब ही वाज वेरी अपकमिंग ब्राइट यंग लीडर, विच आई वुड से। इनफैक्ट इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है यंग लीडर्स, एब्सोल्युटली 100%। यंग लीडर्स एंड डायनामिक सीईओज लाइक यू। तो दूसरा इफ आई हैव टू मेंशन इज जो गन इंचार्ज थे मेरे, तो एक हवलदार कल्पेश, अगेन सीजन्ड गाय, नो नॉनसेंस गाय, अपने काम से काम, मेरी गन कैसे फायर करेगी मैं ही जानता हूँ, और वो उसी टाइप का नो नॉनसेंस बिजनेस वाला धाकड़ हवलदार। सो चाहे गन को मैन हैंडल करके अपनी पिट में डालना हो, रस्से खींच के लगाना मैन हो। हैंडल यानी आपको समझाना पड़ेगा, मतलब मैन हैंडल मतलब सर जैसे गन इतनी बड़ी होती है कि उसे ट्रक खींचकर प्लेस ए टू प्लेस बी लेके जाता है। अब बहुत जगह पे स्पेशली माउंटेन्स में मैं अपनी गन को जहाँ डिप्लॉय करना चाहता हूँ, उस कंसिडरेशन को दिमाग में रखते हुए वहाँ तक ट्रक नहीं जा सकता। तो इतनी बड़ी आर्टिलरी गन को मुझे जवानों को लगा करके धक्का दे करके ले जाना पड़ता है। ओए तेरी
और माउंटेन्स में जहाँ पे सब कुछ ढलान है, ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होती है, क्योंकि थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन और हो सकता है कि गन घूम जाए, सड़क से उतर जाए, नीचे चली जाए खाई की तरफ. सो ऑलमोस्ट ऑल द गन्स वर मैन हैंडल्ड, बट ये हवलदार कल्पेश जिसका मैं बता रहा था, तो ही मैन हैंडल्ड, ही गॉट ए स्क्रू टुगेदर. गन को किसी तरीके भी एक एक इंच हिला हिला करके, उसके पीछे पत्थर लगा करके बंदों ने रस्से से गन खींचा है, और उसको जा करके बिल्कुल जहाँ पे मैंने बताया कि गन यहाँ लगेगी तो गन वहीं लगाई. तो दैट इज अनदर मेंशन. देन हवलदार कृष्णा प्रभात, उसका भी सेम था कि अपनी गन के ऊपर नो नॉनसेंस का है. एंड हमारे आर्टिलरी में जो गन है, गन की हम पूजा करते हैं. गन इज लाइक मदर टू अस और गॉड टू अस. एंड जैसे इन्फेंट्री के अंदर कलर्स होते हैं, आर्टिलरी में बोलते हैं कि हमारे कलर्स हमारी गन्स हैं. तो गन के साथ कोई किसी, आप कभी भी नोटिस करेंगे किसी आर्टी रेजिमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप जाएंगे तो गन को सबसे पहले सल्यूट किया जाता है. व्हेन यू गो टू अ गन, यू सल्यूट गन. सो नंबर वन जो होता है गन का, यानी जो गन का इंचार्ज है, ये वो नो नॉनसेंस आदमी होता है कि जिसको पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अपनी गन दिख रही है. उसको कोई मतलब नहीं बाकी कोई क्या कर रहा है. मेरी गन कैसे फायर करेगी, मेरी गन कहाँ से फायर करेगी, मेरे बंदे कैसे इसको चलाएंगे, उसके लिए इसके अलावा बाहर बात ही नहीं है. So these two people I've mentioned, they were like that. And third name I would like to say is that Havaldar Balram. Again, so this Havaldar Kalpesh, Havaldar Balram, and Havaldar Krishna Prabhat, these were the three people out of the all selected people who were that professional soldiers doing their job. जिस तरीके से एक क्लॉकवर्क प्रिसीशन के साथ काम किया जाता है, जिससे रिजल्ट 100% हो, सक्सेस 100% हो, तो these would like to be mentioned. या सिंसियर अप्रिशिएशन फॉर ऑल ऑफ देम, नॉट Yeah. जस्ट उनके लिए, सबके लिए. पूछना चाहूँगा कि आपने फायर असॉल्ट किया. अब जब सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना, जब हम फायर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मिलिटेंट मरा या नहीं मरा. आपका जो टारगेट था, आपको कब पता लगा कि जो आपको मिशन दिया गया था वो सक्सेसफुल हो गया? रिजल्ट कब आया? रिजल्ट कब आया? क्योंकि आई एम श्योर कि जितने भी बंदे होंगे, जवान, जेसीओ, ऑफिसर्स, सब वो जानना चाह रहे होंगे. एक्चुअली बिल्कुल सही है. जब हमने अपना फायर असॉल्ट ख़त्म किया, फिर उसके बाद हम अपने अपने बंकर्स में घुस गए. दुश्मन का सीबी लगातार हमारे पास आ रहा है, बंकर हिल रहा है, ऊपर से सीमेंट झड़ के गिर रहा है, तो ये लगातार चल रहा है. तो इस समय हर किसी के दिमाग में एक सवाल था कि यार हमने जो फायर किया है, इसका इफेक्ट क्या हुआ. हमारे पास उस समय, हम तो डीप इनटू द बैटल बैठे हैं, करेक्ट, आप हमारे देख तो पास पा नहीं रहे हैं. देख नहीं पा रहे हैं. तो फाइनली जब इसका हमें कंक्लूसिवली पता लगना शुरू हुआ, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पता लगना शुरू हुआ अगले सुबह, जब कहीं किसी ने टीवी चलाया, कहीं किसी ने फ़ोन पे यूट्यूब पे देखा, न्यूज़ चैनल्स खोले, तो वी कुड रिलेट कि फायर ठीक गया है. एक इंडिकेशन इस बात से भी था कि एनिमी जिस इंटेंसिटी से रिटेलिएट कर रहा है, तो नुकसान तो हुआ है उसका. अब उसके पास नुकसान हुआ है, तभी इतना हैवी रिटेलिएशन कर रहा है, पूरी रात गोले मारता रहा है हमारे ऊपर. तो कुछ तो इंडिकेशन उससे मिला. तो कंफर्मेशन तो अगले दिन ही हो पाई थी. हम मतलब हमारे दिल में भी ये क्वेश्चन लगातार बना हुआ था. जिस दिन पूरी यूनिट में मतलब एक वो गर्व से कहते हैं ना कि छाती फूल गई होगी कि हाँ, जहाँ हमने हिट करना था वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिकॉज सारे एक्यूरेट हिट थे एकदम. हाँ, कोई मतलब भी दाएं बाएं सिविलियंस का नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी वो नहीं हुआ. 2-3 दिन बाद जब हमें डीब्रीफ किया गया, जब डीब्रीफ किया गया कि फायर आपका एक्यूरेट था और जिस तरह से आपने फायर किया वो पिन पॉइंट हिट्स थे, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ एनिमी के किसी सिविलियन का भी, तो दैट वाज वेरी प्राउड फीलिंग कि जो करने निकले थे वो एटलीस्ट टारगेट अचीव हुआ. बिल्कुल. That was- सो कुशांग, ये पूरे एपिसोड में आई एम श्योर आपने कुछ लीडरशिप के अच्छे अच्छे उसूल देखे होंगे, बिकॉज कमांड इटसेल्फ इज़ वेरी चैलेंजिंग, और इससे ज़्यादा चैलेंजिंग होता नहीं है. तो हमारे व्यूअर्स के लिए मतलब समथिंग दैट इवन कैन बी रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट. Yeah, see, लीडरशिप एक कोर बेसिक टेनेट है एनी मिलिट्री लीडर का. यानी कि जो आदमी अपनी गन पे कमांडर है या जो कमांडिंग ऑफिसर है, जिसके नीचे 2-3 जवान भी कोई भी काम कर रहे हैं, वो उसको लीडरशिप एक्सरसाइज करनी पड़ती है. लेवल अलग हो सकता है. अब मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ देखने वाली ये थी कि जो जूनियर लीडर्स थे, लेफ्टिनेंट्स हो गया मेरा, सूबेदार्स हो गए, नायब सूबेदार्स हो गए, हवलदार्स हो गए, वो अपने अपने जिम्मेवारी के इलाके में बहुत अच्छी लीडरशिप एक्सरसाइज कर रहे थे. अब लीडरशिप के कोऑर्डिनेट्स हम सब जानते हैं कि ऑपरेशनली अपने बंदों को फिट रखना,
उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली फिट रखना, उनको मोटिवेटेड रखना, उनको वेल ट्रेन्ड रखना, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना निरंतर, तो ये काम अच्छा हो रहा था। एंड सीनियर लीडरशिप का भी यही रोल है कि हमें क्लियर, क्रिस्प, टाइमली डिसीजंस एंड ऑर्डर्स मिलें जिनको हम क्लियरली इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो भी अच्छा आ रहा था। तो आई फील कि लीडरशिप का जो इसके अंदर रोल है वो काफ़ी अहम था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला लीडरशिप के लिए इसमें। अभी शायद जब हम कॉम्बैट की बातें करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फैमिली का। इस वाले केस में भी आप लोग जब चले, जैसे आपने बताया कि आपने सबको फॉलन किया और अब बोला कि चलो इस बक्से में मोबाइल डाल दो और स्विच ऑफ हो गए, आपने अपने घर पे भी नहीं बताया, तो वहाँ पे एक अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। आप 1,500-2,000 किलोमीटर दूर फ्लाई करके पहुँच गए और अपना ऑपरेशन उसमें मिशन में लगे हुए हैं। एंड जब फौजी किसी मिशन में लगता है तो उसको अपना फैमिली और इन सब चीज़ों की याद आती भी नहीं है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है कि सभी शायद एक ही चीज़ फील करते हैं। तो उस समय आपको कुछ याद और चीज़ याद होती नहीं है, बट वहाँ पे भी कुछ अलग माहौल चल रहा होगा। आप जब वापस पहुँचे होंगे तो आपको कई सारी चीज़ें पता लगी होंगी कि लोगों ने बोला होगा कहाँ थे, क्या थे? तो इसका ऐसा हुआ था कि मैं जब खुद निकला, आई फॉलोड व्हाट माय मेन वर फॉलोइंग और आई ऑर्डर्ड देम टू फॉलो, कि कोई घर पे नहीं बताएगा क्योंकि सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम सब ने बताया था कि हम ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए राजस्थान जा रहे हैं। अब इनके सबके जवानों के फ़ोन मैंने जमा करवा लिए, तो उसके बाद हम चले गए। एंड मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एबल टू टेल देम कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ, लेकिन कब आऊँगा, कितने दिन में आऊँगा। एंड आई डिड नॉट गिव देम एनी टाइम पर्पसफुली, के वरना तो फिर कोई ना कोई बता देता, लीक हो जाता। अब हम चले गए, किसी का फ़ोन किसी के पास नहीं है, कोई अपना एटीएम भी साथ लेके आया हुआ है, कोई फैमिली को दे के आया हुआ है, पीछे 100-150 फैमिली परिवार पीछे रह रहे हैं माय गुडनेस। जिनको पता नहीं है कि उनके हस्बैंड कहाँ हैं, इंक्लूडिंग माई वाइफ। तो जब मैं वापस पहुंचा तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेरे सामने आई कि मेरी वाइफ ने ये रियलाइज़ किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये अंदेशा लग गया था कि ये किसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए जा रहा है जो मुझे जानबूझकर बता नहीं रहा है किसी भी रीज़न से। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट शी डिडंट आस्क मी, शी जस्ट गेव मी अ फेयरवेल एंड दैट्स इट। आई कुड सी इन हर आइज के इसको समझ तो कुछ आ रहा है, बट शी डिडंट आस्क मी। मैं वापस आया तो पता लगा कि वाइफ फैमिलीज़ को पीछे से इंटरेक्ट करना, मतलब शी कंट्रीब्यूटेड इन अ वे कि पीछे से हिस्टीरिया या पैनिक क्रिएट ना हो जाए। बहुत ज़रूरी है वो। एक तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फैमिलीज़ को पीछे श्योर करना कि सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। दूसरी चीज़, छोटी छोटी समस्याएं हम सब ने देखी हैं जवान के घर में। किसी की गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया, किसी की बच्चे की फीस जानी है, किसी के बच्चे को चोट लग गई हॉस्पिटल तक लेके जाना है, किसी के घर पे कोई छोटी बड़ी कुछ भी समस्या हो रही है एंड हस्बैंड नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है। अब वो लेडी तो सिविलियन है ना, वो तो फौजी नहीं है, उसके लिए इट कैन लीड टू अ वेरी स्ट्रेसफुल मोमेंट। तो वहाँ पे आई सॉ दैट माई वाइफ एंड द वाइफ्स ऑफ अदर ऑफिसर्स इन द यूनिट, ये सब गैदर होके दे प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड रह जाता हाँ, यस। है। एंड माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हमें पता होता हम मैम को भी साथ बुला लेते। एंड माई सीरियस कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल द लेडीज़ जिन्होंने पीछे से, और नॉट ओनली ऑफिसर्स वाइफ, जेसीओज की वाइफ, जवानों की वाइफ, जिन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे को कोई समस्या है तो कोई बात नहीं, जब हस्बैंड आ जाएगा तब सेटल हो जाएगी। नोबडी क्रिएटेड अ पैनिक और नोबडी क्रिएटेड अ सीन पीछे के वो हस्बैंड बेचारा मेरे पास खड़ा है कि साहब वो तो मेरे घर पे ऐसे हो गया, बिल्कुल। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दीज लेडीज दे गॉट टुगेदर रियली वेल। ओकेजनली चिल्ड्रन पार्क के अंदर मिलना, वाइफ का उनसे इंटरेक्ट करना, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एक अश्योरेंस देना या एक हेल्पिंग हैंड देना, आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच नीड्स अ मेंशन। वाओ। एंड शायद इसीलिए कहते हैं कि जो फौजी बच्चे और फौजी वाइफ्स होती हैं, फैमिलीज होती हैं, वो भी फौजी बन जाते हैं, एब्सोल्युटली। है ना? उनकी साइक भी वैसी हो जाती है, मतलब वो दे आर ऑल्सो एज स्ट्रॉन्ग एज अस। सो कुशांक, थैंक यू सो मच, रियली एंजॉयड। और आपके थ्रू हम इनफैक्ट एवरीबडी इन योर रेजिमेंट, आपके साथ जो भी जवान रहे हैं, आपके ऑफिसर्स रहे हैं, द लेडीज़ Yeah. एंड एवरीबडी एल्स हु हैज़ बीन पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, सबको सैल्यूट करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सीरियस अप्रिशिएशन फॉर ऑल ऑफ यू।
बड़ा दुख होता है हमें कि हम नहीं थे। मिस कर गए, बट But- यस वी आर लिविंग इट थ्रू यू थैंक यू सर। एंड And thank you, Kushank, and really proud of you and entire regiment, each and everyone. थैंक यू वेरी मच सर। Jai Hind. जय हिंद सर। जय हिंद।